All of you see it, please. Exercise 9.1, question number 12. Boys, keep the pen down, look in front everyone. अगर विद्या ध्यान रखिए सर. Question number 12. Exercise 9.1. From the top of a 7-meter high building. From the top of a 7-meter high building. एक 7 मीटर की एक बिल्डिंग है. बिल्डिंग की हाइट दिया है, ठीक है. और बिल्डिंग का एक नीचे जो ग्राउंड पे रहेगा उसको बोलेंगे फुट, और बिल्डिंग का जो ऊपर है उसको क्या बोलेंगे टॉप. तो बिल्डिंग के टॉप से, पता है बिल्डिंग के टॉप से देखने, अगर बिल्डिंग के टॉप से ऊपर और ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा, और बिल्डिंग के टॉप से अगर नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन. कैसे? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर. तो बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप को देख रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी क्या बड़ा रहेगा, बिल्डिंग बड़ी रहेगी कि केबल टावर. बिल्डिंग के टॉप से देख रहे तो भी एंगल ऑफ एलिवेशन है, ऊपर देखना पड़ता है, ठीक है. तो इनफैक्ट यहाँ पे अगर फिगर देखेंगे तो सबसे पहले ग्राउंड लेवल ड्रॉ करिए. ग्राउंड लेवल सबसे पहले ड्रॉ कर लिए. ग्राउंड लेवल, दिस इज द ग्राउंड लेवल. हर चीज ग्राउंड पे रहेगी. इज इट क्लियर? सो यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी दिया है 7 मीटर. दिस इज द बिल्डिंग. दिस इज द बिल्डिंग, इसकी हाइट है 7 मीटर लाइक दिस. और एक दूसरा केबल टावर है. क्योंकि बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप को देख रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऊपर देखना पड़ रहा है, एलिवेट करना पड़ रहा है, ऊपर देखना पड़ रहा है. इसलिए केबल टावर उससे भी ज्यादा हाइट करेगा. इसलिए यहाँ पे एक केबल टावर सपोज इसका केबल टावर. तो पता है बिल्डिंग की हाइट कितनी है 7 मीटर. बिल्डिंग के हाइट के टॉप से देख रहे हैं, टॉप यहाँ से टॉप, तो यहाँ से बिल्डिंग के टॉप से देख रहे तो यहाँ पे केबल टावर का जो टॉप है इसका एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ऊपर देखना पड़ रहा है. और कितना एंगल है 60. कोई भी एंगल की वैल्यू हम लिखेंगे विद रेफरेंस टू y एक्सिस और x एक्सिस. कोई भी एंगल की वैल्यू हम लिखेंगे किसके रेफरेंस से लिखेंगे, y एक्सिस के रेफरेंस से कि x एक्सिस. हमेशा x एक्सिस. x एक्सिस मतलब हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन नहीं. कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल. x एक्सिस मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, y एक्सिस यानी वर्टिकल लाइन. तो बताइए यहाँ पे हमने ये लाइन ऑफ साइट इस डायरेक्शन में हम देख रहे, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देख रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखना पड़ रहा है. एलिवेशन का मतलब क्या, ऊपर देखना पड़ रहा है. और वो एंगल कितना है 60. लेकिन कोई भी एंगल मेजर करेंगे विद रेफरेंस टू हॉरिजॉन्टल लाइन, इसलिए आपको हमेशा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा. इसको बोल सकते हैं एक्चुअली रेफरेंस लाइन, एक्स एक्सिस, या इसको नॉर्मल भी बोलते हैं. इसको कॉल्ड नॉर्मल. एंड दिस एंगल इज हाउ मच एक्चुअली 60. और ऊपर देखना पड़ रहा है. इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट, या नजरों का डायरेक्शन ये है. लेकिन कोई भी एंगल मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से, एक हॉरिजॉन्टल बना दिया, ये एंगल 60. अब ये बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा, और इसी बिल्डिंग के टॉप से केबल के टावर के फुट को देखें, फुट को कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन को कितना एंगल है जो सपोज दिस इज अ केबल टावर. ये केबल टावर है, लेकिन इसका सेंटर लेंगे हम. इसे ट्रायंगल बनाएंगे तो इसका सेंटर ले लेंगे. दिस इज सेंटर, ये इसका फुट. दिस इज द टॉप ऑफ केबल टावर. दिस इज द फुट ऑफ केबल टावर. दिस इज द फुट ऑफ बिल्डिंग, एंड दिस इज टॉप ऑफ बिल्डिंग. तो बिल्डिंग है, दिस इज द बिल्डिंग. सपोज बिल्डिंग, ओके. दिस इज द केबल टावर. तो बिल्डिंग जिसकी हाइट कितनी दी है बड़ी, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 7 मीटर. बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर है. और बाद में बिल्डिंग के साइड में केबल टावर है. केबल टावर मतलब इलेक्ट्रिक के केबल्स को, इलेक्ट्रिक के बड़े-बड़े टावर्स रहते हैं जिसके ऊपर से लाइन जाती है वायर, उनको केबल बोलते हैं. उनको क्या बोलते हैं केबल. कुछ केबल देखिए ग्राउंड में भी अंदर डालते हैं, उसको अंडरग्राउंड केबल बोलते हैं. उसको क्या बोलेंगे, अंडरग्राउंड केबल. और जो केबल एक्चुअली ऊपर से आ रही है उसको बोलते हैं ओवरहेड केबल. क्या बोलेंगे इसको, हमारे सर के ऊपर से आते हो, सर के लेवल से आते हैं क्या कभी, सर के, उसको क्या बोलते हैं ओवरहेड. ओवरहेड केबल. यहाँ बिल्डिंग का जो टॉप है, यहाँ से केबल टावर के टॉप को देख रहे हैं. तो अगर सपोज केबल टावर छोटा रहता तो बताइए केबल टावर का टॉप को देखने के लिए नीचे देखना पड़ता, एंगल ऑफ डिप्रेशन आता. लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप को देखना तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी ऊपर देखना पड़ता है. इसका मतलब केबल टावर ज्यादा ऊंचा है. बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा 60. और बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के फुट को देखें, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि नीचे देखना पड़ता है.
इसको क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट, यानी इस डायरेक्शन में हमारी नजरें रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम सीधा देख रहे हैं, बाद में नीचे देख रहे हैं, जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। साइट का मतलब क्या? देखना। ठीक है, साइट का मतलब क्या? देखना। साइट सीइंग बोलते हैं ना, साइट सीइंग यानी कोई चीज घूमने जा रहे हो, देखने जा रहे हो, दैट्स कॉल्ड साइट सीइंग। तो लाइन ऑफ साइट मतलब जिस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 45। कभी भी 45 अगर एंगल आ गए तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बताइए राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 रहेगा, यस, और एक 45 होगा, दूसरा बचा हुआ भी क्या रहेगा? 45। आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा। कौन सा ट्रायंगल रहेगा? आइसोसेलेस, जिसमें दो एंगल भी इक्वल आ जाएगा, उसके दो साइड्स की वैल्यू भी इक्वल आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो बताइए फिगर में क्या क्या है? यस, फिगर में क्या क्या हो जाए? फिगर में क्या क्या है? एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है? 7 मीटर, और उसके साइड में क्या है? केबल टावर। केबल टावर जिसका केबल टावर की हाइट बिल्डिंग से भी ज्यादा है। बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप को देख रहे तो हमको ऊपर देखना पड़ा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60। और उसी बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के फुट को देख रहे, नीचे देखना पड़ता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना? 45। कोई भी एंगल मेजर करेंगे विद रेफरेंस टू हॉरिजॉन्टल लाइन, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां से ऊपर का भी एंगल, यहां से नीचे का भी एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन 60, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45, और ये 7 मीटर है। पता है अगर ये 7 मीटर है, ये देखिए एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा, ये भी कितना रहेगा? 7। This is also 7. ये 7, क्योंकि ये 7 मीटर है, यहाँ पे रेक्टेंगल आ गया, यहाँ पे 7 मीटर आ गया। लेकिन हमको केबल टावर की पूरी हाइट मेजर करना है। क्या मेजर करना है? जो टावर है, केबल टावर इसकी कंप्लीट, या तो मेजर द हाइट, सपोज ये हाइट h, कितना हाइट? h, तो उसमें से इतनी हाइट तो मालूम हो गई, बाकी कितनी हाइट और रहेगी? तो सपोज ये जो हाइट बची है, इसको अज्यूम कर लें दिस इज x, क्या सपोज ये x, यानी हाइट h इज इक्वल टू क्या रहेगा? x + 7। हाइट h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पूरा केबल टावर की हाइट में क्या आ जाएगा? ये जो हाइट x है ये भी आएगा और 7 भी आएगा, यस सर। सो हाइट h इज इक्वल टू x + 7। बेसिकली हमको हाइट निकालने के लिए किसका निकालना पड़ेगा? x। तो सपोज ये x है, आई एम अज्यूमिंग दिस इज x एंड दिस साइड आई एम अज्यूमिंग एज y। अब यहाँ पे ट्रायंगल देखिए, हम पॉइंट्स मार्क करेंगे, दिस पॉइंट इज a। बताइए a क्या है? टावर का टॉप। बाद में दिस पॉइंट इज b, ये पॉइंट और यहाँ पे 90 डिग्री है, दिस 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ठीक ना? तो ये पॉइंट सपोज फुट इज c, यहाँ पे c आ गया, बाद में दिस पॉइंट सपोज d एंड दिस पॉइंट इज b। इज इट क्लियर? तो बताइए अगर हम ट्रायंगल, अगर हमको हाइट निकालना, तो हाइट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? x। ये ट्रायंगल मतलब ये ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा, x निकालने के लिए ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल जो इसका नाम ABE है, क्या ट्रायंगल का नाम क्या है? AB। प्रॉब्लम है इसमें दो अननोन है, कितने अननोन है? दो, x भी y। तो जब तक हमको y नहीं मालूम x नहीं निकाल सकते। इज इट क्लियर? कितने अननोन है वहां पे? दो अननोन, ठीक है, x भी y भी। और अगर आप देखेंगे तो हाइपोटेन्यूज भी नहीं मालूम, ये भी मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड्स नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम, ये भी x है, ये भी नहीं मालूम, और हाइपोटेन्यूज भी नहीं मालूम, ट्रायंगल के सामने। इसमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ x निकालने के लिए पहले हमको y निकालना पड़ेगा, और y निकालने के लिए दूसरा ट्रायंगल का सहारा लेंगे, और ये ट्रायंगल में ऑलरेडी मालूम है। और एक बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 7 मीटर। ये अगर 7 मीटर तो ये भी क्या जाएगा? 7 मीटर। कोई बता सकता है अगर ये 7 मीटर तो ये कितना होगा? कितना है? सिंपल एकदम। ये 45 डिग्री के सामने वाला 7 मीटर है, और ये 90 डिग्री, तो ये भी कितना एंगल आएगा? 45। बताइए एक ट्रायंगल के तीनों एंगल ऐड करने से कितना आता है? 180 से कितना हो गया? कितना बच गया? और 90 बचा। 90 में ये 45 90 का आधा हो गया, तो ये भी कितना होगा? 45। अगर ये दोनों 45, तो इसके सामने वाला साइड और इसके सामने वाला साइड इक्वल आएगा, यानी y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे उसको, प्लीज चलो तीन रेशियो। तो बताइए क्या करेंगे? हमको हाइट निकालने के लिए क्या निकालना है? बेसिकली x, क्योंकि पूरा हाइट क्या रहेगा? x और 7 ऐड करना, उसके लिए x चाहिए। लेकिन ये ट्रायंगल जिसमें x है, उसमें अगर देखेंगे तो x हमको निकालना है, और y भी नहीं मालूम, दोनों चीज नहीं मालूम। इसलिए नीचे वाले ट्रायंगल यूज करके पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? y, और y को यूज करके फिर x कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? तो बताइए पहले y कैलकुलेट करके कौन सा ट्रायंगल यूज कर रहे हैं? कौन सा ट्रायंगल यूज कर रहे हैं? y की वैल्यू को निकालना। कौन सा ट्रायंगल? ABE। बताइए ABE, इसमें कितने नोन है? कौन कौन से? x और y। हमको y मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा नहीं, किधर से y मिलेगा? हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता? देखना पड़ेगा किसी ट्रायंगल के एक साइड दिया है क्या? कोई ट्रायंगल के एक साइड की वैल्यू दी है क्या सर? कौन से ट्रायंगल की साइड दी है? ट्रायंगल का नाम बताइए।
ए की वैल्यू मालूम है? यस आतिफ, ईडीसी ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ईडीसी। ईडीसी ईडीसी भी यूज कर सकते हैं अगर आपको यूज करना है, या ये ट्रायंगल यूज करेंगे, क्या रखना है? यस सर, कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे? ई बी सी, ठीक है, ईबीसी बीसी जो बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा किसी दोनों ट्रायंगल में से हमको हाइट निकालने की बैठनी, हाइट निकालने की बने पूरे टेबल टावर का हाइट कितना होगा? ये कितना है? x कितना है? 7x + 7। तो हाइट निकालने के लिए हमको किसकी वैल्यू चाहिए? x। जिस ट्रायंगल में x है उसमें x मालूम नहीं है, उसी ट्रायंगल में y भी नहीं मालूम। कितने अननोन है? ना x मालूम ना y मालूम, बल्कि x और y छोड़ दिए हाइपोटेन्यूज भी नहीं मालूम। यानी ये ट्रायंगल की तीनों में से कोई भी साइड नहीं मालूम। मिसाल लश्करिया और ये ट्रायंगल गया, जो ट्रायंगल है ऊपर वाला ट्रायंगल ABE, ये ट्रायंगल का ना x मालूम है ना y मालूम है ना हाइपोटेन्यूज मालूम है, निकाल ही नहीं सकते आप। पूरी जिंदगी भर आप सर को पटक लिए, नहीं निकलेगा। तो क्या करना पड़ेगा हमको? सबसे पहले देखना पड़ेगा कोई साइड की वैल्यू दी है क्या। तो अगर आप देखेंगे तो या तो ट्रायंगल ये रहेगा तो भी चलेगा, ये ट्रायंगल मतलब ये ट्रायंगल में इसकी वैल्यू मालूम सेम, ठीक, उससे निकाल सकते हैं। या फिर अगर फिगर के साथ देखेंगे तो ये ट्रायंगल दोनों सेम है, दोनों सेम। ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अगर आपने डायगोनल ड्रॉ किया तो दो इक्वल ट्रायंगल्स आ जाएंगे, दो क्या आ जाएंगे? इक्वल ट्रायंगल। तो बेसिकली हमको y चाहिए, तो y क्या, ये अगर y तो मतलब ये भी क्या रहेगा? ये अगर y है ये क्या रहेगा? ये भी y है। तो मतलब कौन सा ट्रायंगल ले सकते हैं? जिस ट्रायंगल में कोई एक आध साइड दिया है, तो मतलब ऊपर के ट्रायंगल में कोई साइड की वैल्यू दी है क्या? नहीं, इसको यूज नहीं करेंगे। नीचे के ट्रायंगल में कोई साइड की वैल्यू दी है क्या? यस, 7 मीटर दिया है, तो नीचे के ट्रायंगल में एक साइड की वैल्यू दी है, इसको यूज करेंगे, इसको यूज करके y निकालेंगे। और इसके लिए अगर किसी ने ट्रायंगल EDC यूज किया, क्या यूज किया? EDC 100% करेक्ट है। EDC ये अगर 45 तो ये भी 45 है, ये भी क्या देगा? 45। या अगर सपोज EDC यूज करने के लिए किसी ने अगर EBC यूज किया, EBC तो भी करेक्ट है। तो सपोज EBC ट्रायंगल EBC, ट्रायंगल को यूज कर रहे हैं EBC। कौन सेकंड में बताइए कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे? ट्रायंगल EDC। अगर आपने EDC यूज किया तो भी करेक्ट है, या फिर EBC, E से B, B से C, C से, so in triangle EBC। अब ये ट्रायंगल EBC में क्या करेंगे? देखेंगे कोई एंगल दिया है क्या, या देखेंगे कोई एंगल दिया है तो मतलब ट्रायंगल EBC में कोई एंगल 90 डिग्री छोड़ दिए, इसके अलावा कोई एंगल दिया है क्या? ऐसे जो एंगल दिया उसके रेफरेंस से देखेंगे जो साइड की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है वो कौन सा साइड है, अपोजिट है, एडजेसेंट, या साइड की जिसकी वैल्यू मालूम है वो कौन सा है। तो बताइए 45, तो ट्रायंगल EBC यूज करें। ये ट्रायंगल EBC भी एंगल दिया 45 डिग्री, 45 डिग्री का अपोजिट साइड, ये देखिए अपोजिट, ये हमको मालूम है। जो साइड की वैल्यू मालूम उसको तो यूज करना जरूरी है, यानी कौन साइड यूज करना हमको? अपोजिट। और हमको एडजेसेंट साइड y कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? y। क्या हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है क्या हमको? इससे कोई फायदा नहीं, y कैलकुलेट करना है, यानी इसका एडजेसेंट साइड हमको कैलकुलेट करना है। कौन सा एडजेसेंट? तो बताइए हमको अपोजिट एडजेसेंट यूज करना है। क्या इसका अपोजिट एडजेसेंट? और कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपोजिट एडजेसेंट आएगा? तो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल यूज करें? बताइए ट्रायंगल EBC। EBC में 45 डिग्री का अपोजिट साइड की वैल्यू क्योंकि मालूम है हमको यूज करना पड़ेगा, इसका एडजेसेंट साइड 45 डिग्री का हमको कैलकुलेट करना है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ना 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ना तो मालूम है ना कैलकुलेट करना है, इससे उसको यूज नहीं करना। इसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हाइपोटेन्यूज आएगा उसको यूज नहीं करेंगे, मतलब साइन कॉस यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करना पड़ेगा? इन ट्रायंगल EBC tan 45। यस वही tan का फार्मूला बताइए क्या है? सो का तोवा याद है? सो का तोवा क्या होता है? फुल फॉर्म सो का तोवा का है? बहुत गोश्त खाली मटर। सो का तोवा याद है क्या? नेक्स्ट साइन का फार्मूला क्या है? साइन का सो का तोवा क्या फुल फॉर्म उसका? सो का फुल फॉर्म क्या है? आपको रेशो बताने के लिए बताया था, हमने लिखा था ये क्या? बोलिए सब लोग, सो का तोवा। लेकिन बहुत सारे बच्चे सोकर उठकर आए, कुछ याद ही नहीं रहेगा, 8-10 दिन बिल्कुल एब्सेंट। सोकर उठकर आए नहीं, सो का तोवा। बताइए क्या सो का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी बताइए। साइन इज इक्वल टू, खड़े होकर बताइए। साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन नेक्स्ट। बताइए नेक्स्ट क्या है? वो का फुल फॉर्म क्या है?
cos equal to adjacent upon बैठ गए। ये सुसाइड तो का फुल फॉर्म क्या है? ये देखिए ये tan क्या निकालना पड़ेगा? tan is equal to opposite upon तो tan is equal to opposite upon adjacent। बताइए 45 डिग्री के अपोजिट साइड का नाम बताइए उसे। 45 डिग्री के अपोजिट साइड का नाम बताइए क्या है? ये 45 डिग्री का अपोजिट साइड का नाम क्या है? BC। और इसके एडजेसेंट साइड का नाम क्या है? EB या B। ठीक है, दैट इज इक्वल टू BC। ये अपोजिट साइड है 45 डिग्री का। 45 डिग्री का अपोजिट साइड का नाम है BC और एडजेसेंट साइड का नाम क्या है? EB। बताइए BC की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 7 BC की और EB क्या लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल टू 7 मीटर है अपॉन 1। अब इसका हमको और क्या करना पड़ेगा? इसको वैसे लो, इसके बाद और क्या करना पड़ेगा? थर्ड में बॉयज tan 45 इज इक्वल टू 7 अपॉन 5 आ गया। अब इसके अब क्या करना पड़ेगा? इसके आगे 1 equals to tan 45 की हम वैल्यू पुट करेंगे। tan 45 की वैल्यू 1 कहां से आ गया? tan 45 की 1 कहां से आ गया? एक आपको टेबल दिया था जिसमें 0 30 45 60 90 की वैल्यू लिखना पड़ेगा आपको sin cos की। उसका लिखने का मेथड क्या है? sin का मेथड क्या है? 0 1 2 3 4 अपॉन 4 अंडर रूट। ठीक है, 0 1 2 3 4 अपॉन 4 अंडर रूट लाइक दिस उसे निकालेंगे तो वहां tan 45 हो। मतलब 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 7 अपॉन 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन y और y का कितना हो जाएगा? जब y into 1 y है, y इज इक्वल टू 7। ठीक है, y इज इक्वल टू 7। तो ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट। तो कभी भी आपने क्या करा? एंगल 45 डिग्री आ गए तो बहुत आसान होता है। क्या 90 डिग्री के सामने आने पर हाइपोटेन्यूज प्लेन उसको छोड़ दिए। ये 45 ये एंगल कितना है? 45। इसके सामने का जो साइड रहेगा, इसके सामने की भी साइड, किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल आ गए 45 45 उसको कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? आइसोसेलेस। और सिर्फ दो एंगल इक्वल नहीं, दो साइड्स भी इक्वल आएंगे। दो साइड्स भी इक्वल, इसका अपोजिट अगर सपोज 7 इसका अपोजिट भी क्या आएगा? 7। तो y इक्वल टू 7। पहले ये ट्रायंगल जब हम यूज करें तो x की वैल्यू भी मालूम नहीं थी, y भी नहीं मालूम। लेकिन ये ट्रायंगल यूज करके क्योंकि एक साइड मालूम है, तो जिस ट्रायंगल का एक आध साइड मालूम उसको यूज कर देते हैं। इसको पहले यूज करके ये 7 पे यूज करके क्या कैलकुलेट किया हमने? y। अब बताइए y जो अननोन था अभी भी अननोन है कि नोन है? y की तो हमारी आ गई, y इज इक्वल टू कितना आ गया? अब ये y यूज करके x निकालेंगे। अब कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे? ये AB। क्यों? क्योंकि इसमें x निकालना हमको, x निकालना और y की वैल्यू जो अननोन थी हम मालूम है, y की वैल्यू यूज करेंगे। अब इसका ट्रायंगल यूज करेंगे। कौन सा ट्रायंगल? इस ट्रायंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABE यानी A से B, B से E। सो A से B, B से E, E से वापस A। इस ट्रायंगल में सबसे पहले क्या देखेंगे हम? कोई एक आध एंगल दिया हुआ है क्या? ट्रायंगल AB में कोई एंगल दिया राहिल? ट्रायंगल AB में कोई एक आध एंगल दिया है? 60 डिग्री दिया है। अब जो एंगल दिया उसके रेफरेंस से देखेंगे जो साइड हमको कैलकुलेट करना है या जिसकी वैल्यू हमको मालूम है वो अपोजिट साइड है कि एडजेसेंट है कि हाइपोटेन्यूज है। तो बताइए 60 डिग्री यहाँ पे दिया है, इसका अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है। अपोजिट हमको कैलकुलेट करना है, x कैलकुलेट करना है। और इसका एडजेसेंट जो अननोन था, अननोन है कि नोन हो गया? अपोजिट एडजेसेंट यूज करना है। और अपोजिट एडजेसेंट के रेशियो से कौन सा फंक्शन आएगा? ठीक है, साइन का फॉर्म ऐसे होगा तो साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हमको अपोजिट यूज करना है क्योंकि इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और एडजेसेंट यूज कर रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू मालूम है। तो जो चीज कैलकुलेट करना है वो भी यूज करना पड़ेगा, जिस चीज की वैल्यू मालूम है उसको। ये जो हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ना इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है ना इसकी वैल्यू मालूम है, तो हाइपोटेन्यूज यूज ही नहीं कर रहे हैं। बता दें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आ रहा है, साइन इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज यूज नहीं कर रहे हैं, cos यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, tan यूज कर रहे हैं, tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो ट्रायंगल AB tan 60 is equal to opposite upon adjacent। बताइए अपोजिट का नाम बताइए क्या है? 60 डिग्री का अपोजिट, 60 डिग्री का अपोजिट का नाम क्या है? AB। एडजेसेंट साइड का नाम क्या है? BE। AB BE। AB की वैल्यू क्या है? AB के क्या लिखेंगे हम? कैलकुलेट जो करना हमको x। और B की वैल्यू हमको जो मालूम नहीं थी हम मालूम हो गई कितनी आ गई? 7। B की वैल्यू, लेकिन B की वैल्यू कितनी है? तो y की 7। इसके बाद tan 60 की वैल्यू बिल्कुल से अगर आप देखेंगे टेबल आपको आप आराम से ड्रॉ कर सकते टेबल,
उसको ड्रॉ करने का मेथड है साइन की वैल्यू आप लिखेंगे 0 1 2 3 4 अपॉन 4 अंडर रूट से आपको साइन की वैल्यू √3 इज इक्वल टू x अपॉन 7। x की वैल्यू क्या करेंगे 7 यहाँ लाएंगे और 7 डिनोमिनेटर में यहाँ कहाँ जाए न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन 7 मीटर x इक्वल टू 7 तो बताइए हाइट आ गई क्या नहीं ये केबल टावर की कितनी हाइट आ गई 7 बताइए 7 और ये 7 है तो टोटल हाइट में दोनों को क्या करना पड़ेगा तो हाइट ऑफ द टावर h इज इक्वल टू क्या है h इज इक्वल टू x प्लस हाइट ऑफ द टावर क्या रहेगा ये देखिए बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर दिया था ये रेक्टेंगल ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर आ गया और ये सब हमने कैलकुलेट किया 7 आया तो टोटल हाइट में क्या रहेगा ये x के साथ 7 ऐड करना होगा h इज इक्वल टू x प्लस 7 और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे 7 तो 7 प्लस 7 दोनों में कॉमन क्या लेंगे कॉमन ले लिए √3 अंडर रूट वाला टर्म न्यूमरेटर में है रैशनलाइज करना पड़ेगा अगर ये √3 + 1 डिनोमिनेटर में रहता तो करना अंडर रूट वाला टर्म अगर डिनोमिनेटर में तो हमेशा रैशनलाइज करेंगे न्यूमरेटर में रैशनलाइज नहीं करेंगे ये आपका आसान है कभी-कभी प्रॉब्लम में √3 की वैल्यू दी रहेगी 1.73 अगर गिवन है तो इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करिए ठीक है यहाँ पे इट इज नॉट गिवन दिस इज आंसर h इज इक्वल 7 √3 + 1 गिवन और आखिर में स्टेटमेंट लिखेंगे क्या कैलकुलेट करना था सिर्फ आपको हाइट ऑफ द केबल टावर तो आखिर में सेंटेंस क्या लिखेंगे आपके क्वेश्चन को देख के लिखिए पहले क्वेश्चन देखिए आखिर में क्या लिखा फाइंड द हाइट ऑफ द केबल टावर उसका फाइंड निकाल के बाकी सेंटेंस में लिखिए फाइंड निकाल के क्या लिखेंगे द हाइट ऑफ केबल टावर वहां लिखा था फाइंड द हाइट ऑफ केबल टावर उसका फाइंड निकाल के बाकी सेंटेंस करोगे द हाइट ऑफ केबल टावर इज the height of cable tower is h is equal to 7 in bracket √3 + 1 meter. Is it clear? Clear. Yes, all of you see, please. All the students, please pay attention. Keep your pen down, start. Yes, keep the pen down. So question number 13. As observed from the top of a 75 meter high lighthouse. Lighthouse क्या होता है basically? समुद्र के किनारे पर आप देखेंगे सी शोर पे एक आध बड़ा सा टावर रहता जहाँ से दूर की शिप्स को देखते हो दूसरे में वही शिप्स वगैरह आ रही उसको देखते हैं सभी इस पर ध्यान कर रखेंगे प्लीज अथर्व जो क्वेश्चन में क्या दिया एक्चुअली लाइट हाउस है उसकी हाइट दिया है व्हाट द हाइट 75 इज द लाइट हाउस नाउ सपोज इज द लाइट हाउस व्हाई इज कॉल्ड एज लाइट हाउस यानी जैसे यहाँ से शिप को देख रहे वैसे शिप को भी देखना मालूम होना चाहिए कि किनारा शिप को भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे समुद्र सी शोर है किनारा है साइड है इससे वहाँ पे ऊपर एक लाइट लगी है या फिर इसको एक्चुअली लाइट हाउस या फिर नॉर्मली एक्चुअली लाइट हाउस में अगर आप देखेंगे इस टाइप का लैंप इज देयर इंडिकेशन लाइट हाउस पता है लाइट हाउस की हाइट कितनी है व्हाट द हाइट ऑफ लाइट हाउस 75 मीटर ठीक है साहब 75 मीटर का एक लाइट हाउस है वहां से शिप्स को देख रहे कितने शिप्स है मतलब ये समुद्र के किनारे बाद में यहाँ पे समुद्र यहाँ पे दिस इज सी शोर यहाँ पे पानी वाली लहर आई और यहाँ पे एक्चुअली दो शिप्स है वन बिहाइंड द अदर एक शिप ये है एंड दिस इज सेकंड शिप दैट इज लाइन द लाइट हाउस यहाँ से लाइट हाउस के टॉप से देखें तो नीचे देखना पड़ेगा क्या है एंगल ऑफ as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level the angle of depression of two ships ठीक है right angle of depression of two ships are 30 and 45 कितना है कौन सी शिप का 30 रहेगा किसका 45 रहेगा फर्स्ट वाले का 30 45 जितना कोई भी क्या ध्यान रखिए कोई भी चीज ये टावर के जितना करीब होगी
अगर आप नीचे से ऊपर देखें तो भी एंगल ज्यादा आएगा और ऊपर से नीचे देखेंगे तो भी एंगल ज्यादा है, क्योंकि एंगल कहां से मेजर करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहां से टॉवर के टॉप से ये शिप को देख रहे, यानी शिप को देख रहे, और ये सेकंड शिप को भी देख रहे, ये सेकंड शिप को देख रहे, यस सर, फर्स्ट शिप सेकंड शिप। तो वो दिस इज ग्राउंड लेवल या सी लेवल हो सकता है, दिस इज सी। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या? ऊपर से नीचे देख रहे, मतलब इस डायरेक्शन में देख रहे, इसको क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। और कोई भी एंगल मेजर करेंगे वर्टिकल लाइन से कि हॉरिजॉन्टल? यहां से हम देख रहे तो यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन सर, ठीक है। तो ये दिस इज द एंगल, ये एक एंगल, मतलब एक एंगल ये होगा और एक एंगल ये होगा, दोनों में से ये एंगल बड़ा है कि छोटा है? देखने समझ में आ रहा है? ये एंगल इतना है और ये एंगल इतना ही है। कौन सा एंगल? ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल कम है, मतलब दिस एंगल इज हाउ मच? 30, दिस इज 30, और ये ज्यादा है, ये एंगल कितना रहेगा? 45। वन मोर थिंग, यस, एक चीज और ध्यान रखिए, यस अथर्व इधर ध्यान रखिए, खड़े स्टैंड अप, स्टैंड अप, ऑल ऑफ यू कीप द पेन डाउन। आतिफ इधर ध्यान। सो क्वेश्चन में क्या है? एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है? लाइट हाउस हमेशा कहां पे रहेगा? समुद्र के किनारे, सी शोर। यहां से लाइट हाउस के टॉप से शिप्स को देखें, दो शिप्स आई, ठीक है, किधर आ रही है? लाइट हाउस की तरफ आ रही है। तो एक शिप को देख नीचे, अगर लाइट हाउस के टॉप से देखेंगे तो नीचे देखना पड़ेगा, क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस डायरेक्शन में एक नजर यहां देख रहे, शिप को देख रहे, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। दूसरा इस डायरेक्शन में देख रहे, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। और कोई भी एंगल मेजर करेंगे विद रेफरेंस टू हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बताइए, ये आप नीचे देख रहे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे ड्रॉ करिए, एक एंगल ये आएगा, ये एंगल है, ये पहले शिप का आएगा, ये 7-5 किलोमीटर, ये पहले शिप का एंगल कितना आएगा? दूसरी शिप का ही। नेचुरली ये एंगल छोटा और ये एंगल बड़ा है। ये मतलब आपको इसके बारे में बताया था कि जो चीज दूर रहेगी, दूर, वहां पे एंगल क्या आएगा? एक्चुअली कम, और पास रहेगी एंगल ज्यादा। ये सिंपल एग्जांपल, कुतुब मीनार है, उसको बहुत दूर से देखेंगे आपको ऐसे देखना पड़ेगा, लेकिन एकदम उसके बगल में खड़े होकर देखेंगे तो ऐसे देखना पड़ेगा। जितने पास से देखेंगे उतना ऊपर आएगा, यानी उतना एंगल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पास में तो एंगल ज्यादा रहेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन तो भी ज्यादा रहेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन तो भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। और कोई भी एंगल मेजर करेंगे विद रेफरेंस टू हॉरिजॉन्टल लाइन की हॉरिजॉन्टल लाइन। तो सपोज ये एंगल कम 30 डिग्री, 45 डिग्री। नाउ वन मोर थिंग इज, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है यार? पैरेलल। अब ये आप एक लाइन ड्रॉ करनी, तो ये एंगल और ये एंगल अलग अलग है कि सेम है? इसको क्या बोलेंगे? देयर फॉर इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल बोलेंगे? देयर फॉर इज ऑल्टरनेट, ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये 45 डिग्री तो ये भी क्या है? वैसे ये एंगल और ये एंगल भी क्या है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, और उसके बीच में आप ये ड्रॉ कर रहे हैं ट्रांसवर्सल, इसको बोले। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल रहेगा, देयरफॉर एज ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब इसका ट्रायंगल कंप्लीट कर दे। सपोज दिस पॉइंट इज ई, ए मतलब लाइट हाउस का टॉप है, बी क्या है? लाइट हाउस का फुट है। अब आगे पॉइंट सी में पहली शिप है और पॉइंट डी पे सपोज दूसरी शिप, दो शिप। हमको कैलकुलेट क्या करना? व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? डिस्टेंस बिटवीन, so find the distance between the two ships। यानी हमको क्या कैलकुलेट करना है? दोनों शिप के यहाँ पे क्या रहेगा? व्हाट इट इज? सी से लेकर डी तक क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन, ये कैलकुलेट करना। बताइए, लाइट हाउस से पहले शिप का डिस्टेंस क्या नाम रहेगा उसका? लाइट हाउस से पहले शिप का डिस्टेंस इट विल बी बीसी। क्या रहेगा? बीसी। किधर एक्सेस मार्क किया हमने? लाइट हाउस से पहले शिप का डिस्टेंस यहाँ पे कितना है? बी से सी तक। लाइट हाउस से दूसरे शिप का डिस्टेंस कितना है? सी से डी तक। दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस क्या है? सीडी। हमको कैलकुलेट क्या करना है? सीडी। दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस मतलब सीडी कैलकुलेट करना है। अज्यूम कर रहे सपोज दिस इज x, ये हमको कैलकुलेट, दिस इज x and this distance suppose y, this distance is y। और ये अगर टोटल डिस्टेंस लेंगे यहाँ से यहाँ तक, हाउ मच? y plus x, y plus x, x plus y दोनों का is 5 plus 6। इज इट क्लियर? बट दिस ट्रायंगल में एंगल 45 डिग्री बहुत आसान रहता है। कोई ओरली बता सकता है कि अगर ये 75 मीटर है तो ये कितना होगा? राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल मिला के कितना आ जाता है? 180 में से 90 आ गया। अब 180 में से 90 तो 90 बचा, और 90 का आधा 45 ये है, ये बचा हुआ भी 45 है, ये भी 45।
और अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल आ गए 45 45 तो कौन सा ट्रायंगल आइसोसेलेस। और सिर्फ दो एंगल इक्वल नहीं बल्कि दोनों साइड्स भी इक्वल है। ठीक है, सपोज ये 45 डिग्री के सामने वाला 75 है, ये 45 के सामने वाला 75। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके भी निकालेंगे तो 40 75 है। ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल 75। तो सबसे पहले क्या हमको कैलकुलेट करना है x, हमको क्या कैलकुलेट करना है x। बताइए यहाँ पे ट्रायंगल्स टोटल कितने हैं? टोटल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोल रहे, टोटल ट्रायंगल्स, टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं? 3। राइट एंगल ट्रायंगल कितने हैं? 2। हमको हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज करना है। जैसे कि अगर आप देखेंगे ट्रायंगल ये भी देखिए ए सी डी, ये भी लेकिन यहाँ 90 डिग्री नहीं है, इसलिए इसको यूज नहीं करना। हमको क्या यूज करना है? राइट एंगल ट्रायंगल यूज करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल 2 है। ठीक है, इसमें पहला ट्रायंगल देखिए, छोटा ट्रायंगल एबीसी है, छोटा ट्रायंगल एबीसी। पता है एबीसी में फायदा क्या है? एबीसी में एक साइड मालूम है, एक साइड अननोन है, यानी एक नोन एक अननोन। क्या इसको यूज करके हम y निकाल सकते हैं? यस। अगर हमने पहली बार ट्रायंगल एबीसी यूज नहीं किया बल्कि यूज किया हमने एबीडी, ये यूज किया। बताइए एबीडी, तो एक साइड मालूम तो है लेकिन दो अननोन आ जाएंगे। कितने अननोन आ जाएंगे? एक्चुअली दो अननोन। कैलकुलेट करना मुश्किल है, ये दो अननोन आ जाएंगे तो डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। ठीक है, दो अननोन रह गए यहाँ पे y और वहाँ पे x। इसलिए क्या करेंगे, पहले छोटा ट्रायंगल यूज करें। हमेशा जब भी दो ट्रायंगल का प्रॉब्लम रहेगा नॉर्मली पहले स्मॉल ट्रायंगल यूज करें। ठीक है, तो पहले ट्रायंगल कौन सा यूज करेंगे? एबीसी। बताइए एबीसी में एक साइड मालूम है और एक साइड अननोन है, और देखकर ओवर नहीं कर सकती है। 45 डिग्री के सामने 75 है, ये भी 45 डिग्री के सामने ये भी 75 है। ठीक है, इन कैलकुलेट करेंगे इसको। और एक बार सपोज ये छोटा ट्रायंगल यूज करके हमने y कैलकुलेट कर लिया, अब जब बड़ा ट्रायंगल यूज करेंगे तो 75 मालूम है और y जो अननोन था वो भी मालूम हो गया। अब हम x कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे हम? स्मॉल ट्रायंगल। बताइए कौन सा ट्रायंगल? एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी। ना ट्रायंगल एबीसी में साइन यूज करना, कॉस यूज करना, tan यूज करना, उसके लिए सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? ये जो ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं उसमें कोई एंगल दिया ही है। मतलब ट्रायंगल एबीसी में ये एंगल देखिए दिया है, इस एंगल के रेफरेंस से देखेंगे जो साइड की वैल्यू गिवन है वो अपोजिट है कि एडजेसेंट, जो साइड हमको कैलकुलेट करना वो अपोजिट है कि एडजेसेंट। ठीक है, मतलब 45 डिग्री हमको मालूम है, इसका ये अपोजिट साइड हमको दिया हुआ है। तो जो साइड दिया उसको यूज करना है कि नहीं करना है? यूज करना है। और ये हमको कैलकुलेट करना है, ये 45 डिग्री के साथ से कौन साइड रहेगा? एडजेसेंट। तो अपोजिट साइड हमको यूज करना है, एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड क्योंकि गिवन है इसलिए यूज करना है, एडजेसेंट हमको कैलकुलेट करने से यूज करना है। और ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज ना इसकी वैल्यू गिवन है ना इसको कैलकुलेट करने से इसको यूज नहीं करना है। मतलब जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हाइपोटेन्यूज आएगा उसको यूज नहीं करना, साइन भी यूज नहीं करना, कॉस भी यूज नहीं करना। क्या यूज करना पड़ेगा? tan। तो ट्रायंगल एबीसी मतलब क्या आ जाएगा? tan of 45 इन ट्रायंगल एबीसी। क्या फॉर्मूला tan का? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यस, 45 डिग्री का अपोजिट साइड का नाम बताइए। 45 डिग्री का अपोजिट साइड का नाम क्या है? AB, जिसकी वैल्यू बाद में कितनी यूज करेंगे? और 45 डिग्री के एडजेसेंट साइड का नाम बताइए। BC, जिसकी जगह बाद में क्या यूज करेंगे? y। अगर BC यूज करेंगे तो भी कर रहे हैं, BC यूज करेंगे दो अल्फाबेट हो जाएगा, y यूज करेंगे एक अल्फाबेट, आसान है। तो this equal to this। So tan of 45 is equal to opposite upon adjacent। opposite side की वैल्यू AB है, उसका नाम AB है, बाद में इसके लिए 75 यूज करेंगे, और एडजेसेंट साइड इज BC जिसके लिए y यूज करेंगे। AB की वैल्यू कितनी है? 75 और BC की जगह y। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? सो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन 1। tan 45 की वैल्यू 1 है, वो 75 अपॉन 1। ये tan 45 की वैल्यू 1 कहाँ से आ रही है? So 1 is equal to 75 upon 5. ये आ गया आपका 1 is equal to 75 upon 5. What is the value of 5? तो y into 1 y हो जाएगा. Y is equal to 75 मीटर. Y is equal to 75. अब बताइए छोटा ट्रायंगल हमने यूज किया ABC, उसमें एक साइड की वैल्यू मालूम थी और एक ही अननोन था। अगर हम बड़ा ट्रायंगल यूज करते हैं पहली बार में तो एक साइड की वैल्यू मालूम है लेकिन दो अननोन आएगा। इतना हमको कैलकुलेट ये करना दो अननोन। इसे मुश्किल ज्यादा से छोटा ट्रायंगल यूज करके एक साइड जो गिवन उसको यूज किया, अननोन ये आ गया। अब बताइए हमारे पास 75 भी आ गया, y भी आ गया, अब हमको x कैलकुलेट करना है। लेकिन x छोटे ट्रायंगल में तो x नहीं है, बड़े ट्रायंगल में है, इसलिए बड़ा ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा। और ये बड़ा ट्रायंगल का नाम क्या है? ट्रायंगल AB, A से B, B से D तक पूरा और D से लेकर E तक ट्रायंगल AB। अब कभी-कभी जब बड़ा ट्रायंगल आप यूज करेंगे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि बीच में ये भी ट्रायंगल,
ये लाइन को छोड़कर बाकी ड्रॉ करेंगे। अगर ट्रायंगल एबीडी है, एक छोटा सा ट्रायंगल एबीडी का बना देंगे, तो ट्रायंगल एबीडी है एबी, मतलब एबी की वैल्यू कितनी है, बीडी की वैल्यू बताइए, बीडी की वैल्यू मतलब किसे y प्लस x लिखा तो इधर है x प्लस 5, और ये एंगल की वैल्यू, एंगल कितना दिया है, ठीक है। तो जब बड़ा ट्रायंगल आप यूज करेंगे, छोटा ट्रायंगल तो इसमें समझ में आएगा, ट्रायंगल यूज बड़ा ट्रायंगल यूज करेंगे तो बीच में एक लाइन आएगी, कंफ्यूजन होगा, इसके बड़ा ट्रायंगल का रफ फिगर मानिए, कौन सा ट्रायंगल ए से बी, बी से डी तक, बी से लेकर ए, और उसमें ये 75 है, ठीक है आगे, और ये है y और x दोनों मिला के y प्लस x, और ये एंगल 30 डिग्री है। अब इस ट्रायंगल में सबसे पहले देखेंगे कोई एक एंगल दिया है, मतलब कौन सा एंगल दिया है, उस एंगल के रेफरेंस से देखेंगे जो वैल्यू गिवन है या जो साइड कैलकुलेट करना है वो अपोजिट एडजेसेंट क्या है, ये 30 डिग्री का अपोजिट साइड हमको मालूम है, जो साइड हमको मालूम है उसको यूज करना है, एडजेसेंट साइड हमको कैलकुलेट करना है, इसको भी यूज करना पड़ेगा, अपोजिट एडजेसेंट क्या यूज करना पड़ेगा, फंक्शन tan of 30 is equal to opposite upon adjacent। यस बनी 30 डिग्री का अपोजिट साइड का नाम बताइए क्या है, ये फिगर में 30 डिग्री के अपोजिट साइड का नाम क्या है, 30 डिग्री के अपोजिट साइड का नाम क्या है, ये 30 डिग्री है, ये इसका अपोजिट है, क्या नाम इसका, इसकी वैल्यू बाद में क्या यूज करेंगे 70, ठीक है बैठिए। नेक्स्ट ये 30 डिग्री के एडजेसेंट साइड का नाम क्या है, बीडी, बाद में उसकी जगह क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे y प्लस x, बीडी मतलब ये यहां से लेकर यहां तक पूरा, तो ये y और ये x है, दोनों ऐड करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा y प्लस x, सो अपोजिट साइड, अपोजिट साइड का 30 डिग्री का अपोजिट साइड का नाम AB है, अपॉन एडजेसेंट साइड का नाम क्या है BD, AB की जगह क्या यूज करेंगे, AB की वैल्यू कितनी है 75, ये AB सेंटर, और BD मतलब पूरा कितना रहेगा y प्लस x, और tan 30 की वैल्यू जब साथ में मिल जाएगी, tan 30 is equal to 1 upon tan 45 1 है, tan 60 की वैल्यू tan 30 is 1 upon 150, so 1 upon √3 is equal to 75 upon y plus x। अब ये y plus x को एक साइड यहाँ ले लेंगे, तो 1 into y plus x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 into y plus x equal to 75 to नो y की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है, y की y की वैल्यू 1 into y plus x होगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 plus x is equal to 75। हमको x की वैल्यू चाहिए, दोनों शीट के बीच का क्वेश्चन में जाएगा, दोनों शीट के बीच का डिस्टेंस है इस तरीके, मतलब x का यहाँ पे तो 75 पे यहाँ शिफ्ट कर दो, ये प्लस किया क्या जाएगा x equal to 75 √3 minus 75, दोनों में कॉमन क्या लेंगे 75 कॉमन, और यहाँ पे क्या जाएगा √3 minus 1। अगर ये प्रॉब्लम में √3 की वैल्यू दी रहती 1.73 तो उसको पुट करके और कैलकुलेशन करते, लेकिन नहीं दिया, कीप इट लाइक। और बताइए अंडर रूट वाला टर्म न्यूमरेटर में है, रैशनलाइज करना पड़ेगा, अगर ये √3 minus 1 नीचे रहता तो क्या करना पड़ता है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है √3 minus 1 को, उसके कॉन्जुगेट से √3 plus 1, लेकिन जो ऑलरेडी न्यूमरेटर में है उसको कुछ नहीं करना, दैट इज द आंसर 75 √3 minus 1। और आखिरी में स्टेटमेंट लिखेंगे, बताइए आपका क्वेश्चन में लास्ट में देखिए सेंटेंस क्या पूछा, फाइंड, यानी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शीट्स। अब हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, उसका फाइंड निकाल के बाकी पूरा वैसे लिखेंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शीट, फाइंड निकाल क्या जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू शीट्स, द डिस्टेंस between two sheets is x is equal to how much, 75 √3 minus 1 meter। Is it clear? Yes। पहले कौन सा ट्रायंगल यूज किया हमने, ABC, और उस पर 75 मालूम था, उसको यूज करके क्या किया हमने, y कैलकुलेट किया, जब 75 भी आ गया y भी आ गया तो फिर इक्वल बचा, अब बड़ा ट्रायंगल यूज किया हमने, उसमें 75 भी यूज किया, y की जगह 75 आ गई वैल्यू, और x कैलकुलेट किया, x का ये आंसर है।